Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is utilitarianisms. Now ये जो लेक्चर है दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशंस विद द अर्लियर लेक्चर्स जिसमें हम पढ़ चुके हैं मर्केंटलिज्म्स, ओरिएंटलिज्म्स एंड द इवेंजेलिकलिज्म्स. ओके, ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं along with these utilitarianisms it played an important roles in the consolidations and the expansion of the British Empire in India. So we will already cover the three. Now this is the fourth and the last doctrine. Okay, now let's see. Now ये जो utilitarianisms हैं they too believed in the vision of civilizing and improving the India same way जो कि इवेंजलिस्ट उसको एडवोकेट करते थे एट द सेम टाइम जो लिबरल्स थे. ओके, नाउ जो यूटिलिटेरियंस थे दे वर रेडिकल्स एंड ह्यूमनिस्ट. ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फेथ रखते थे इन दी रीजन में. अगर कोई भी चीज़ रीजन को फेल करती है मीन्स उसको एक्सप्लेन करने में फेल करती है तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे. ओके, सो अगर हम देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट ऑफ द यूटिलिटेरियन फिलोसफी वॉज द जेम्स मिल एंड ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हिस्ट्री ऑफ इंडिया that was published in the year 1817. Now, although this book was studied by the employees of the East India, now ये जो बुक है ये ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उसको वो ऐसे रीड करते थे कि ये एक बाइबल हो. इट वॉज दैट मच इम्पॉर्टेंट. इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें प्रोवाइड की थी. ओके, एट द सेम टाइम दिस बुक ऑल्सो कॉस्ट immense harm to the Indian society. Now question arises why it caused immense harm to the Indian society? Because it laying the seeds of communist approach. Communist approach of what? Communist approach to the study of Indian history and its civilization. Okay, now जो utilitarianisms थे basically they advocated the introducing reforms करना चाहते थे into the problems of law, जो law की problems थी और जो landed property की problems थी. So ऐसा करने से they were under the impression that they could attain the Benthamite principle, that is they try to do the greatest goods for the greatest number of people. Okay, so greatest good of the greatest number. Okay, so they believe that ये जो law हम बनाएंगे it could be an instrument of change, that is जो हम रिफॉर्मेशन लॉ बनाएंगे इट कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज एंड थ्रू इनेक्टमेंट्स ऑफ लॉ जो इंडियन सोसाइटी है दैट इज द इंडियन सोसाइटी इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी हो जाएगा फ्रॉम दैट ऑफ द सुपरस्टिशियस सोसाइटी से और द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से क्या हो जाएगी वो मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ओके, नाउ विद द ज्वाइनिंग ऑफ द जेम्स मिल, जब जेम्स मिल ने ज्वाइन किया था इन द ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन ऑफिस में तो एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया था और बिगन हो गया था टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप टू द विजन ऑफ द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, टू द विजन ऑफ द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स in the philosophical premises of the utilitarianisms. Okay, अब उसके रिजल्ट में क्या हुआ? We saw a series of laws along with the penal codes. जो penal codes हमारे यहाँ इंडिया में हैं वो भी इस टाइम के हैं. But enacted, क्यों इनेक्ट किए गए थे? With a sole aim to make India civilized. ठीक है, तो वो इंडियन सोसाइटी को और इंडिया इन पर्टिकुलर को सिविलाइज करना चाहते थे एंड
इम्प्रूव्ड करना चाहते थे. ओके, ऑन द अदर हैंड जो यूटिलिटेरियंस हैं दे अपोज एनी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस. नाउ दीज यूटिलिटेरियनिज्म्स अपोज्ड, वो अपोज करते थे एनी फॉर्म ऑफ, किसी भी तरीके से और किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया. उस टाइम पे एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में भी वो नहीं देना चाहते थे रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को. ओके, नाउ ये जो यूटिलिटेरियनिज्म जो फिलोसफी है, इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस द व्यूज ऑफ डलहौजी. ओके, इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द डलहौजी's views of creating an all India departments. वो ऑल इंडिया डिपार्टमेंट्स जो बनाना चाहते थे, ऑल इंडिया डिपार्टमेंट्स विद अ सिंगल हेड्स, इस फिलोसफी ने उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ. ओके, नाउ व्हाट वी नोटिस, हमने क्या नोटिस किया, दैट वाज द डिक्लाइन. इसमें क्या हमें मिला कि वी सॉ द डिक्लाइन ऑफ द ओवरऑल स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म्स. अब रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते थे, एंड जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वॉज नॉट डोमिनेटेड बाय द आउटलुक ऑफ pragmatism and rationality. Okay, now with this we completed the fourth ideology that played an important role in the expansions and consolidations of the British rule in India. So we saw in a span of 100 years, that is from the starting of 1757, there is the Battle of Plassey, and the 1857, that is the First War of Independence. So in this process of expansion and consolidations of the British power, जो mission था of the British was to civilize and improve the Indian from a society of जो historical unchanging जो barbarian image थी. So वो by providing a unity of actions, okay, at the same time in spite of the differences in the perceptions of जो orientalist है, evangelicals थे, utilitarians थे, that was led by the Sir William Jones और चार्ल्स ग्रांट, और बेसिकली जो यूटिलिटेरियंस थे वो जेम्स मिल रिस्पेक्टिवली. नाउ अगर हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें ऑफ के होल प्रोसेस की, इट रिवील्स दैट ये जो आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं, दिस आइडियोलॉजिकल बेसिस दैट इज द ओरिएंटलिस्ट, इवेंजलिस्ट, मर्केंटलिस्ट एंड दिस यूटिलिटेरियनिज्म्स बेसिस हैं, एंड एडवोकेट ऑफ दीज आइडियोलॉजीज वर greatly responsible in building the British Empire in India. Greatly played an important role in building the British Empire in India. So this is all about the utilitarianisms. We will discuss each and every aspect in details. To be very specific, let's say utilitarianism जो हमने डिस्कस किया था उसको हम डिटेल में करेंगे when we saw expansion and the consolidations of British rule in India. So उसमें हम देखेंगे what are its impacts of the utilitarianism in the society, in the agrarian or in general terms. So हम सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में. With this we will completing this lecture. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching. Have a good day.